हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। तो आज के हम लोग जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और साथ में उसके डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, और उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग ब्रांचेस से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद है वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं जो है कार्ड सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के बारे में, यूनिवर्स का क्रिएशन थोड़ा बहुत कैसे हुआ है उस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन, जिस यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग नोन यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अभी हम लोग बहुत ही कम चीज की जानकारी रख पाए हैं। तो जिस भी यूनिवर्स को हम लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोन यूनिवर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो किस चीज का बना हुआ है। तो नोन यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक तो मैटर से बना हुआ है और दूसरा जो है वो एनर्जी से बना हुआ है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैंने कहा था, एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू है। एनर्जी फ्री फॉर्म है मैटर का, और मैटर जो है वो कंडेंस फॉर्म है एनर्जी का। एनर्जी को अगर हमने क्या कर दिया, कंडेंस करके एक सर्टेन शेप में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स मैटर। और मैटर को हमने बहुत ज्यादा एनर्जी दे करके, जिस भी चीज से मैटर बना हुआ उसके हर एक पार्टिकल को अगर हमने तोड़ दिया तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी की मैं बात करूं तो इसमें मास नहीं होता है, ये मासलेस होता है। बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसके दो पहलू है। अगर एनर्जी रेस्ट में है, यानी कि कोई पार्टिकल जैसे जस्ट लाइक सन से जो आता हुआ फोटोन है, रेस्ट में अगर किसी चीज से टकराया नहीं है तब तक उसका मास जो है वो जीरो होगा, रेस्ट मास जीरो होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट से या किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो उसका इफेक्टिव मास, यानी कि अपना कुछ ना कुछ मास जो है उस पर इंपैक्ट डालेगा, इफेक्टिव मास जीरो होता है। ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ते हैं। इस इफेक्ट के बारे में हम लोग उस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कि इसका इफेक्टिव मास जीरो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है इसका इफेक्टिव मास, कुछ ना कुछ जरूर होता है। खैर, मैटर की अगर बात करें तो मैटर में मास होता है और उसके पास स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी होती है। बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, इसके बारे में थोड़ा और भी चीजें बताएंगे डिटेल में। फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं। तो मैटर हो गया ये। अब मैटर को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करेंगे। अब देखो, क्लासिफाई जब भी करने जाओ तो मैंने बताया था कि उसका बेसिस याद रखना कि तुम किस आधार पे क्लासिफाई करने जा रहे हो। अगर हमको पता ही नहीं है कि हम जिस चीज का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो किस बेसिस पे है, तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि वो कितने तरह के हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका बेसिस जानना होगा, ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासिफाई एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो मैटर को हम यहां पे फिलहाल क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ये किस चीज से बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करने जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई मैटर है जो कि सेम ही सब्सटेंस से बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मैटर। तो एक हो गया हमारा मैटर, प्योर मैटर, और एक हो गया इम्प्योर मैटर। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे बात की जाए तो क्या हो गया, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर हो गया। इम्प्योर मैटर को आप लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं हम लोग, मिक्सचर भी कहते हैं। इम्प्योर मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर, यानी कि प्योर मैटर एक होता है और एक होता है मिक्सचर। दो तरह के होते हैं कि वो किस चीज से बना हुआ है उससे डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों हो गया इसके क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करें प्योर मैटर की, तो प्योर मैटर जो होता है उसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो भाग में। ठीक है, प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है हमारा एलिमेंट, एक क्या होता है हमारा एलिमेंट। और जैसा कि मैंने बताया था कि लिंक, हर एक लेक्चर का लिंक जो है, मतलब नोट्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। ठीक है ना। तो प्योर मैटर हमारा एलिमेंट एक हुआ और एक जो हुआ हमारा कंपाउंड हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से बात होगी। तो ये प्योर मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इम्प्योर मैटर के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो इम्प्योर मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर,
या होमोजीनियस आप मैटर बोल सकते हो, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, यानी कि इम्प्योर मैटर हमारा जो है वो दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। अब जो एलिमेंट है उसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ये जो हमारा एलिमेंट है उसको हम क्लासिफाई क्या करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे? कंपोजिशन के बेसिस पे। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएशन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुनना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो होता है आप लोग जानते होंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, और एटम के बारे में फिलहाल ये आप समझ लो कि इसको क्लासिफाई हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो एलिमेंट को हमने क्या किया, उसके कंपोजिशन मतलब किस चीज से बना हुआ है वो एलिमेंट, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल में भी, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड की तो खैर क्लासिफिकेशन हम कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट हो गया, उसके बाद एलिमेंट को हम और भी कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों होते हैं। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो ये मेनली तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलोइड्स, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलोइड्स होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तीन तरह के जो एलिमेंट है वो किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे कितने हो गए, एटम और मॉलिक्यूल हो गए। तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते। तो ये सब चीजें क्लियर हो गया, प्योर मैटर हो गया हमारा, एलिमेंट और कंपाउंड, और एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग किसके बारे में, मैटर, क्योंकि हमारा क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसमें मैटर के बारे में ही पढ़ना रहता है। एक और बात, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के नंबर्स हम लोग निकालते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस में कितने नंबर है। जैसे ये बोर्ड का अमाउंट मान लेते हैं 2 kg है, तो इस 2 kg जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड में 2 kg मास है, और इस 2 kg मास में छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के ही नहीं बोर्ड बनाए होंगे, तो उस छोटे छोटे एक पार्टिकल का मास क्या होगा, यानी कि मोलिकुलर मास, मोलर मास क्या होगा, और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होती है। इस चैप्टर में यही सब चीजें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, और फिर डिटेल में बात करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। उससे पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं, एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो नोन यूनिवर्स है उसी तरह से एक अननोन यूनिवर्स भी है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, अननोन यूनिवर्स है। अगर उसको आपको उसके बारे में जानना है कि अननोन यूनिवर्स जो है वो क्या होता है, या यूं कहो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो लिंक जो है वो कार्ड सेक्शन में स्लाइड हो रहे हैं, आप उसमें जाकर देख लो, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझना है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जैसे हमारा नॉन यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बना हुआ है, वैसे ही अननोन यूनिवर्स जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। इसको हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है, अच्छे से डिटेल में हम नहीं जानते हैं कि ये डार्क मैटर बना किस चीज से है और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये डार्क एनर्जी बना किस चीज से है या डार्क एनर्जी होता क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम डार्क और डार्क रखा गया। डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा। जब आप कुछ नहीं जानते हो, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो क्या होता है, अंधकार होता है। वैसे ही इसके बारे में भी हम लोग फिलहाल अंधेरे में है, मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हमको डिटेल नहीं पता है। क्लियर। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मैटर के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने लो लेवल में ही पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि मैटर जो होता है वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं हमारे चारों तरफ, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग मैटर बोल सकते हैं। आप कुछ भी देख लो, आपको वो दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है।
मैटर जो है विजिबल भी होता है और मैटर जो है वो इनविजिबल भी हो सकता है। अब विजिबल मैटर के कौन कौन से एग्जांपल है देख लो, आप खुद हो एक मैटर जो विजिबल है, आप देख रहे हो अपने आप को, तो आप मैटर हो, मैं मैटर हूं, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ दिख रहा है, दीवार, घर, पेन, पेपर, कुछ भी, मोबाइल, ये सब जो है वो मैटर है, ठीक है ना, ये सब दिखने वाला मैटर है। गैलेक्सी, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरोइड्स, ये हमारा स्टार्स जो होते हैं सारे के सारे दिखने वाले मैटर है, ठीक है। अब जो नहीं दिखता है मैटर वो क्या होगा? हवा। हवा को हम देखते नहीं है, हम लोग फिजिकली फील करते हैं, हमारे 5 सेंसेस के थ्रू फील करते हैं। तो अब थोड़ा सा मैटर का डिफिनीशन जो है हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे कि मैटर आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर, थोड़ा सा उसको अब अलग करके हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैटर का डिफिनीशन उतना ही नहीं होता है। सो मैटर कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस in the substance in the universe which can be seen or not, but which has mass and they can occupy some space and it can be physically felt by our senses। मतलब 5 तरह के जो सेंसेस ऑर्गन है हमारे, उसके थ्रू हम उसको फील कर सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब फील तो हम गुस्सा भी करते हैं, फील तो हम प्यार भी करते हैं, बहुत सारा कुछ फील होता है हमको। तो क्या ये जो एंग्रीनेस है, ये जो लव है, बहुत सारा कुछ जो फीलिंग्स है, क्या वो मैटर के अंदर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है भाई। ये सारे के सारे इमोशनल फीलिंग है। तो फिजिकल फीलिंग जो हम हवा के, जब हवा चलती है तो जो फिजिकल फीलिंग हमको होता है वो अलग है, और जो गुस्सा आना हुआ वो अलग है। अब सोचो, आप कभी कहते हो क्या कि आपको 2 किलो गुस्सा आया है? आप कहते हो क्या कि आपको 2 लीटर गुस्सा आया है? यानी कि क्या वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या उसमें मास है? आपके गुस्से में मास है? 2 केजी या 5 केजी गुस्सा कर रहे? अबे नहीं मास है ना तो ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कि ना तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, और ना ही इसमें कोई मास होता है, ठीक है ना। अब आप अगर किसी से प्यार करते हो तो क्या आप कहते हो कि हमको 2 केजी लव है? ऐसा नहीं ना होता है। तो यहाँ पे बस एक फीलिंग है, इमोशनल फीलिंग है, गुस्सा, खुशी, ये सब जो है इमोशनल फीलिंग है। इस सब को कभी भी मैटर के अंतर्गत मत लाना। तो सवाल ये उठता है कि हवा भी तो इनविजिबल है और वो फिजिकली फेल्ट होता है, चलो ठीक है, तो वो फिर कैसे मैटर हो गया? तो हमने ये बोला कि फिजिकली फेल्ट होगा, सिर्फ वही मैटर नहीं होता है, उसके बाद भी एक कंडीशन हमने बताया था कि उसमें मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। तो जो अभी मैंने जिस फीलिंग की बात की थी उसमें मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करने की काबिलियत नहीं होती है, लेकिन हवा जब चलता है तो जो हमको महसूस होता है, हवा का इंपैक्ट हमारे बॉडी पे होता है। कैसे? उसको समझो। एक बैलून है, अब बैलून में आप जब एयर फिल करोगे तो उस बैलून का वेट उतना ही होगा जब उसमें एयर नहीं था, नहीं ना। बैलून का वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? उसमें जो हमने एयर डाला है, एयर फिल किया उस बैलून में, उसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया। इससे प्रूव होता है कि एयर में जो है वो मास होता है, दैट मींस एयर जो है मैटर है। अच्छा, स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई करता है। जब एक बैलून जिसमें आपने हवा नहीं भरा था, उस बैलून को आप देखोगे तो क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है, इतना सा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब उसमें हमने एयर फिल किया तो उसका जो है एक्सपेंशन होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, वो ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करता है। यानी कि हवा जगह भी ऑक्यूपाई कर सकता है और हवा में मास भी होता है। इस बात से पता चलता है कि वो एक तरह का मैटर है और ये हमारे फिजिकली सेंस ऑर्गन को फील भी होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इस चीज में मेसअप मत करना अपने दिमाग को कि भाई मैटर जो है वो एक्चुअली फिजिकली फीलिंग जो होता है, फीलिंग वाला जो आता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। उसमें मास को भी आप ऐड करना। अगर कोई फीलिंग्स है और उसमें देखो कि मास है कि नहीं, उसमें देखो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करने की काबिलियत है कि नहीं, तब आप कर देना कि हाँ भाई वो मैटर है या नहीं मैटर है, ठीक है। तो मैटर की जो भी अभी हमने डिफिनीशन पढ़ा उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल खुद से सोच सकते हो, है ना। और नोट्स तो पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। तो चलो बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये जो मैटर है, अच्छा जिस मैटर के बारे में मैंने अभी बताया, उसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियोनिक मैटर। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। अब इस मैटर को हम बैरियोनिक मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मैटर है वो बैरियन पार्टिकल से बना हुआ है। किससे? बैरियन से बना हुआ है, बैरियन पार्टिकल होता है। अब बैरियन पार्टिकल क्या होता है? तो चलो कुछ एग्जांपल दे करके समझो। ये जो न्यूट्रॉन का नाम सुने हुए हो और जो प्रोटॉन का नाम सुने हुए हो, उसको हम लोग बैरियन बोलते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बैरियन है। क्यों है बैरियन?
तो बैरियॉन्स आर दोज पार्टिकल, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बैरियॉन्स आर दोज पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क, जो 3 क्वार्क पार्टिकल से बना हो उसको हम लोग बैरियॉन बोलते हैं। क्वार्क क्या होता है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे पढ़े हो ना, वैसे ही क्वार्क भी एक पार्टिकल होता है जो कि जिससे न्यूट्रॉन बना होता है और प्रोटॉन बना होता है। ठीक है, जैसे एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो जब एटम को आपने तोड़ा तो क्या मिला आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब तोड़ा हमने साइंटिस्ट लोगों ने, तो क्या उनको मिला, क्वार्क मिला। उनको पता चला कि अच्छा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये तो खुद किसी चीज से मिले हुए हैं। ठीक है ना। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, उसमें एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं, और इन्हीं क्वार्क पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन फील्ड। क्या बोलते हैं, ग्लूऑन फील्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से एटम हमारा बैलेंस रहता है। ठीक है, उसी तरह से न्यूट्रॉन जिन पार्टिकल से बना है उसका नाम क्या है, यू का मतलब होता है अप क्वार्क, यू का मतलब क्या होता है, अप क्वार्क, डी का मतलब क्या होता है, डाउन क्वार्क। वैसे देखा जाए तो क्वार्क जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। ठीक है ना, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, 6 तरह के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अप डाउन टॉप बॉटम चार्म और स्ट्रेंज, ये 6 तरह के क्वार्क होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ अप एंड डाउन से बना होता है। ये तो था न्यूट्रॉन के बारे में, ये न्यूट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। आज तक एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ाया जाता था, ये है न्यूट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर। प्रोटॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, और ये भी ग्लूऑन फील्ड से ही जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली बात ये होती है, ध्यान से सुनना, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, 3 क्वार्क से बने हुए, ये भी 3 क्वार्क से बना हुआ है, ये भी 3 क्वार्क से बना हुआ है। तो ये क्या है, बैरियॉन्स है, क्योंकि अभी बैरियॉन्स का हमने क्या डिफिनेशन दिया, बैरियॉन्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क पार्टिकल। तो 3 क्वार्क पार्टिकल से ये बना हुआ है, मतलब बैरियॉन्स है, और जो बैरियॉन से मैटर बनेगा उसको बैरियोनिक मैटर बोलेंगे। मतलब ये सोचो, दुनिया में ऐसा कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना हो। हाँ, हाइड्रोजन है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन उसके पास प्रोटॉन जरूर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है या ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जिसमें प्रोटॉन ना हो। प्रोटॉन तो सब में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक मैटर, इस दुनिया में हर एक एलिमेंट मैटर जो है वो बैरियॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन क्या है, बैरियॉन है, और इसका मतलब यह हुआ कि हर एक मैटर जो है वो बैरियॉन से बना हुआ है। दैट्स व्हाई ऑल द मैटर आर कॉल्ड बैरियोनिक मैटर। मतलब समझ ही गए होंगे कि बैरियोनिक मैटर कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, मतलब ठीक है, छोटा मोटा उसी का एक टर्म है, लेकिन उसको समझने के लिए ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैटर को हम बैरियोनिक मैटर ही क्यों कहते हैं। ठीक है ना, तो अब समझ में आ गया ना बैरियोनिक मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बैरियॉन से बना हुआ है। कोई पूछे बैरियॉन क्या है, तो बैरियॉन्स आर दोज पार्टिकल व्हिच आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क पार्टिकल, 3 क्वार्क पार्टिकल से। एग्जांपल देकर के समझा देना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जांपल देकर के कि देख भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बैरियॉन है। क्यों है भाई, क्योंकि ये 3 क्वार्क से बना हुआ है। कौन कौन से, तो न्यूट्रॉन 2 क्वार्क से, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से बना हुआ है, और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बना हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गई बातें। अच्छा चलो, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन के ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, चलो उसके बारे में भी जान लेते हैं। हम लोग जो होता है अप क्वार्क पे जो होता है फ्रैक्शनल चार्ज होता है प्लस 2/3, और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है फ्रैक्शनल चार्ज वो -1/3 होता है। डाउन क्वार्क हैज -1/3 फ्रैक्शनल चार्ज एंड अप क्वार्क हैज +2/3 फ्रैक्शनल चार्ज। तो अगर न्यूट्रॉन का हमको रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए कहे, अगर कोई रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए बोले ऑन न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन पे कितना रिलेटिव चार्ज होता है, तो कैसे हम लोग करेंगे पता है। न्यूट्रॉन किन चीजों से बना हुआ है, 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से। सबको ऐड कर दो, क्या करो, सारे पार्टिकल के चार्ज को ऐड करो। तो 1 अप क्वार्क है तो कितना चार्ज होगा, +2/3, प्लस 1 डाउन क्वार्क है -1/3, फिर 1 डाउन क्वार्क है यानी कि -1/3। सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज क्यों होता है, समझ में आया, क्योंकि ये 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलने से बना हुआ है, और जब इनके चार्ज को हम ओवरऑल ऐड करते हैं तो आ जाता है 0। ठीक है, अब प्रोटॉन पे हमारा प्लस चार्ज होता है, तो क्यों होता है वो समझते हैं। तो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज अब निकाल लो इसी मेथड से। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन
रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो रिलेटिव चार्ज है वो कितना निकलेगा, तो जाहिर सी बात है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है, तो +2/3 -1/3 बराबर क्या होगा, +3/3 बराबर +1 आ गया। तो प्रोटॉन पे +1 चार्ज क्यों होता है, समझ में आया, क्योंकि ये दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और जब इनके रिलेटिव चार्ज को हमने निकाला, रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए याद रखना जितने पार्टिकल से कोई भी चीज बना होता है सबके चार्ज को जोड़ देना रहता है। जैसे अगर हमको एटम पे रिलेटिव चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, ये एटम है किस किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, और दोनों की संख्या सेम होता है, इसीलिए ओवरऑल एटम पे क्या चार्ज होता है, 0। इसीलिए कहा जाता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। क्यों, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। और जो उसमें एक पार्टिकल उस पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो इसका चार्ज से लेना देना नहीं है, लेकिन मास से लेना देना जरूर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रहता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और हमने क्या बोला है, रिलेटिव चार्ज कैसे निकलता है, जाहिर सी बात है जितने पार्टिकल है उन सभी के चार्ज को जोड़ दो, तो भाई 0 + पॉजिटिव इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव ही ना होगा। तो इसीलिए न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो उसका मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वजह से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, उसका मास होता है, हाँ, चार्ज नहीं होता है। चार्ज क्यों नहीं होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जो है मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे थे, तो मैटर को क्लासिफाई करने के जो है वो बेसिस, पहले वही बात है, फिर से बेसिस की मैं बात करता हूं हमेशा। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एज 5 टाइप्स। जनरली 5 तरह के होते हैं मैटर के जो स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मेनली 3 होते हैं और नॉर्मली ऐसे 5 होते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या होते हैं मैं सबके बारे में बताऊंगा, नॉर्मली और जो मेनली होते हैं उन सभी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैटर के वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। और जो रियल लाइफ में हमारा जो सामना होता है वो 3 स्टेट से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस से होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 5 स्टेट्स में, एक होता है सॉलिड्स, एक होता है लिक्विड्स और एक होता है गैस, ये मेन है, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो मेन है। उसके बाद आता है प्लाज्मा और उसके बाद आता है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारे जो है 5 स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है ना। आप लोगों ने लोअर क्लास में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे डिस्कस करना जरूर पड़ेगा, ठीक है। कि जो मैटर है हमारा उसको हमने 3 तरह की जो फिजिकल स्टेट में बांटा है, उसको आप लोगों ने जूनियर क्लास में तो पढ़ा ही है, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूं, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी जो जानना जरूरी है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि अब बात करें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो किसको किसको कहेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड के बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड होते हैं, जितने भी सॉलिड है, जैसे ये बोर्ड सॉलिड है और भी बहुत सारे सॉलिड आपके पास दिख रहे होंगे जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, इसके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है उसको 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसको वॉइड बोलते हैं। हर एक सॉलिड में छोटा सा एकदम होता है जिसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उसको वॉइड कहा जाता है। तो ये यहाँ का मुद्दा नहीं है, 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर क्या बोलते हैं, ये जो सबसे पहले पैकिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, पैकिंग की बात करते हैं पहले, कि सॉलिड में जो पैकिंग होता है बहुत ही टाइटली होता है, पैकिंग जो है होता है बहुत ही ज्यादा टाइटली होता है, ठीक है ना। और जो लिक्विड है हमारा उसमें मॉडरेट होता है, ना तो पूरी तरह से टाइटली पैक होता है और ना ही पूरी तरह से लूजली पैक्ड होता है। और गैस में जो है बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, समझ में आया, वेरी लूजली पैक्ड। जो पार्टिकल है उसका पैकिंग बहुत ही लूज होता है, इवन बहुत दूर दूर पे रहता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, पैकिंग अगर टाइट है तो इसमें स्पेस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी कि स्पेस जो होता है पार्टिकल के बीच में, जिसको इंटर पार्टिकल स्पेस कहो
कहो आप या इंटरमोलिकुलर स्पेस कहो। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स या द स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है भाई? नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। अब नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं होता है कि है ही नहीं, नेग्लिजिबल का मतलब होता है होते हुए भी हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत स्पेस होगा, लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस होगा, ठीक है ना, लिटिल स्पेस होता है। और इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्पेस, बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस होता है इसमें, ठीक है ना, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे बहुत दूर दूर फैले होते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई बात। तीसरा नंबर में अगर बात करूं, ये तो हो गया पैकिंग के बारे में, ये हो गया स्पेस के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई, मैक्सिमम होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? लेस देन सॉलिड होता है फोर्स, लेस देन सॉलिड और ग्रेटर देन गैसेज। गैस से ज्यादा होता है, गैसियस पार्टिकल से ज्यादा फोर्स इसमें लगता है, लेकिन सॉलिड से कम, और सॉलिड में तो सबसे मैक्सिमम लगता है। रही बात गैस में, तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब पार्टिकल, न्यूटन का भी लॉ कहता है कि जब कोई दो पार्टिकल आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और जब वो दूर होते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। यहाँ पे पार्टिकल ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगभग मॉडरेट रीजन का है, यानी कि सॉलिड से ज्यादा स्पेस था इसीलिए सॉलिड से कम फोर्स है, और गैस से कम स्पेस था इसीलिए गैस से ज्यादा फोर्स है। यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छे से पढ़ो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहां तो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो पार्टिकल जो है सॉलिड का क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड का थोड़ा सा हटा हुआ है और गैस का तो बहुत ज्यादा हटा हुआ है, ठीक है। इवन स्पेस जो होता है इसमें, इसके पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, यानी कि गैस के पार्टिकल का साइज अगर इतू सा है तो उसके बीच में अगर मान लो कि एक गैस पार्टिकल यहाँ है, गैस पार्टिकल यहाँ है, सोचो ना, तो इसके साइज से बड़ा तो इन दोनों के बीच का गैप ही है, तो गैप जो होता है वो उसके साइज से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। सॉलिड जो होता है उसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है सॉलिड का। तो जब सॉलिड का शेप फिक्स होगा तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी फिक्स होगा, वॉल्यूम जो होगा वो भी फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम जो होगा वो भी फिक्स्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों? पता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर फिक्स है इसका मतलब उसका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, उसका पार्टिकल में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सॉलिड का पार्टिकल मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि टाइटली पैक है। अब ऐसे टाइटली पैक अगर पार्टिकल होगा तो इधर उधर मूव कर पाएगा? नहीं मूव कर पाएगा। इसीलिए सॉलिड जो होता है उसका शेप फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल मूवेबल नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पे रहकर वाइब्रेट करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे 5 नंबर 6 नंबर चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में, वाइब्रेशन करता है। सॉलिड का पार्टिकल एक ही जगह पे रह के वाइब्रेट करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, इसीलिए तो इसका शेप फिक्स है। और जब शेप फिक्स है तो वॉल्यूम जो होगा, यानी कि जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो सॉलिड, वो भी तो फिक्स होगा ना। क्लियर हुआ? अच्छा, लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो शेप जो होता है इसका फिक्स नहीं होता है, शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना, शेप इज नॉट फिक्स्ड ये होता है, शेप नहीं फिक्स होता है, बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। वॉल्यूम जो होता है हमारा लिक्विड का वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, कुछ एग्जांपल देकर के समझाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर इस बोतल में मैंने 1 लीटर पानी रखा तो ये 1 लीटर जो पानी है हमारा उसका शेप कैसा हो जाएगा? बोतल की तरह हो जाएगा। लेकिन इसी बोतल के 1 लीटर पानी को हम उठा करके और किसी बड़े से कंटेनर में डाल देंगे, बकेट वगैरह में, तो वो किसका शेप ले लेगा? ऑफ कोर्स बकेट का शेप लेगा। तो बकेट का शेप तो वो ले लिया है ना, तो यहां पे क्या हुआ? पानी का शेप चेंज हुआ ना। लेकिन पानी जो 1 लीटर था वो तो 2 लीटर या 4 लीटर नहीं हो गया, 1 ही लीटर है। दैट मींस कि वॉल्यूम जो है पानी का या लिक्विड का क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप जो है उसके कंटेनर के हिसाब से तय किया जाता है। जैसा कंटेनर में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, बट नॉट कंप्लीटली। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसीलिए तो मैंने बोला था कि यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। लिक्विड कैन
टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, मानते हैं, क्योंकि उसका पार्टिकल जो है वो फिक्स नहीं है, उसका पार्टिकल जो है वो क्या है, छोटा छोटा स्पेस होने की वजह से थोड़ा थोड़ा मूव करते रहता है। यानी कि सॉलिड में पार्टिकल फिक्स होता है और इसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, तो इस थोड़े थोड़े मूवमेंट की वजह से इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में डाला जाए लिक्विड को, उसका शेप ले लेता है, बट नॉट कंप्लीटली। इस वर्ड को याद रख लेना, बट नॉट कंप्लीटली। लिक्विड डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर कंप्लीटली। ये शेप ऑफ द कंटेनर को जरूर ऑक्यूपाई करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। क्यों, अब उसको समझो जरा। जब आप इस बॉटल में लिक्विड को डाले थे, जब आप इस बॉटल में लिक्विड को डाल रहे थे टैप से, तो क्या हुआ था, लिक्विड की टेंडेंसी कहां थी, नीचे जाने की या सभी डायरेक्शन में जाने की, सारे डायरेक्शन में नहीं ना गया था। अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर पानी को एडजस्ट करने का है, तो अगर इसमें मैं आधा लीटर पानी अगर डाल दूंगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंटेनर का शेप ले लेगा या इतना ही शेप लेगा, इसका हाफ ही शेप लेगा ना। तो लिक्विड जो है, याद रखना कि क्यों नहीं पूरे के पूरे शेप को, कंटेनर के शेप को क्यों नहीं ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो है बॉटम पार्ट ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई करना है ग्रेविटी कांस्टेंट की वजह से। इसका मास जो होता है उसके कारण क्या होता है, इसका ग्रेविटी कांस्टेंट जो होता है ज्यादा होता है, जिसके कारण ये नीचे आता है। जबकि एक गैस जो है, याद रखना, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। गैस का नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इसका शेप फिक्स होता है, नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। इसके पार्टिकल जो है वो तो बहुत ज्यादा लूजली है, थोड़ा सा पार्टिकल इधर उधर गया तो इसका शेप जो है फिक्स नहीं हो पाया, लेकिन वॉल्यूम फिक्स था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी खास बात क्या है कि इसका शेप तो फिक्स नहीं है, चलो ठीक है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इधर उधर भाग रहा है अपना, ठीक है, तो पार्टिकल का शेप कैसे फिक्स होगा, नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं है, पता है क्यों, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स था और इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं, पता है क्यों। देखो, जब इस कंटेनर में आप गैस को डालोगे, सपोज दैट 20 ग्राम आपने गैस को डाला या 1 केजी गैस को डाला इस कंटेनर में आपने 1 केजी गैस को डाला, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस कंटेनर के पूरे शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। जानते हो क्यों, क्योंकि गैस की टेंडेंसी हर डायरेक्शन में होती है, ऊपर नीचे चारों तरफ जो है फैलने की होती है। सो गैसेज रिक्वायर्ड क्लोज कंटेनर टू कीप देम। पहले तो ये सुनो कि गैसेज को रिक्वायरमेंट होती है कंटेनर की, सॉलिड को कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसका पार्टिकल भाग नहीं सकता है। लिक्विड को भी कंटेनर चाहिए, कैसा भी चलेगा, ओपन क्लोज कैसा भी चलेगा, लेकिन गैस को रखने के लिए हमेशा क्लोज कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि गैस की टेंडेंसी एस्केप करने की होती है, भाग जाने की होती है ना। अब क्लोज कंटेनर तो चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स क्यों नहीं है। तो देखो, कंटेनर का अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का है और उस कंटेनर में हमने 1 केजी गैस कोई डाला है, 1 केजी मान लो मीथेन गैस हमने डाला है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये गैस जो है वो चारों डायरेक्शन में फैलेगा, हर जगह पे फैलेगा। यानी कि इस गैस का जो शेप होगा इस रूम के बराबर होगा और इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो रूम के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि मास उसका 1 केजी ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। समझ में आ रही बात है। और शेप जो होगा रूम के आकार का होगा, रूम जैसा भी है उस आकार का होगा। क्यूबिकल है, क्यूबिकल होगा, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल होगा, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अगर बैलून में डाल दिया हमने गैस को या एयर को, बैलून में अगर हमने डाल दिया है तो बैलून का शेप ले लेगा, लेकिन रहेगा 1 केजी ही। अगर उसमें हमने 1 केजी गैस को डाला है तो अगर 1 केजी गैस को हमने रूम में डाला तो रूम का शेप ले लेगा। अगर बैलून में डाला 1 केजी गैस को, मीथेन गैस को, तो अभी भी 1 केजी ही रहेगा। लेकिन रूम का वॉल्यूम और बैलून का वॉल्यूम तो सेम नहीं होगा ना। वॉल्यूम जो है स्फीयर का अलग होता है, क्यूबिकल का अलग होता है, तो दोनों का अलग अलग होगा। जैसे ये 1 मीटर क्यूब है तो मान लेते हैं इसका जो है वो हो सकता है 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो जाए, बहुत बड़ा ये बैलून अगर है तो इसका वॉल्यूम गैस का क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन मास चेंज हुआ क्या, नहीं। तो इससे क्या हम लोग 5वां पॉइंट निकालेंगे कि मास जो होता है सॉलिड का फिक्स होता है, मास जो होता है लिक्विड का फिक्स्ड होता है, और मास जो है वो गैस का भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। मास जो है वो गैस का भी फिक्स्ड होता है। तो गैस का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि वॉल्यूम
किस तरह से डिसाइड होगा? तो जाहिर सी बात है ये जो गैस होते हैं ये उसी कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें हमने इसको डाला है, और शेप को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी टेंडेंसी हर डायरेक्शन में फैलने की होती है। क्लियर हो रहा है? हर डायरेक्शन में इनके पार्टिकल फैल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो शेप होता है वो उसी कंटेनर के जैसा हो जाता है जिसमें हमने इसको डाला है, और इसका वॉल्यूम भी उसी कंटेनर के जितना हो जाता है जिसमें हमने इसको डाला है। लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि मास सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस का हो, सबका फिक्स होता है। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि इन दोनों को कंटेनर चाहिए। इसको ओपन क्लोज कैसा भी चलेगा, इसको क्लोज चलेगा क्योंकि इस केपेबल है। इसका फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं, फिक्स शेप क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका तो वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, कंटेनर के हिसाब से अपने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन मास जो है वो सबका फिक्स होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके हार्डनेस की। तो सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो है वो सॉफ्ट होता है, और गैस तो खैर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना। ये जो होता है सॉलिड्स जो हमारे होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं दबाया जा सकता है? कोई पूछेगा कि सॉलिड को क्यों नहीं दबाया जा सकता है? भाई मेरे एक बात सुनो, जो हमारा कंप्रेशन का काम क्या होता है, जो लोग दूर रहेंगे, जिनमें झगड़ा हुआ रहेगा, उसको ना सुलह करवाने की जरूरत होगी, यानी कि पास लाने की जरूरत होगी जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करके। कंप्रेशन का मतलब क्या था? प्रेशर अप्लाई करना। तो हमने क्या बोला कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब इसको हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई ये ऑलरेडी पास है, अब इसको तुम कितना पास लाओगे? इसमें स्पेस रहेगा तब ना इसको तुम और ज्यादा पास लाओगे। कंप्रेशन का मतलब याद रखना पास लाना, और हीट देना मतलब दूर ले जाना। कंप्रेशन का मतलब पास लाना और हीट देने का मतलब दूर ले जाना। ठीक है ना? तो हमारा सॉलिड्स जो है उसमें पार्टिकल ऑलरेडी बहुत क्लोज है। अब बहुत क्लोज है तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो सॉलिड इनकंप्रेसिबल क्यों होता है वो समझ में आया। अब चलो लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है? लिक्विड जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है ना? स्लाइटली मतलब इसको ज्यादा नहीं हम दबा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। बहुत कम स्पेस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कम प्रेशर देंगे। ठीक है ना? ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। ज्यादा प्रेशर तो उसको देने की जरूरत होती है, ज्यादा जबरदस्ती तो उसको करने की, पास लाने के लिए उसको जरूरत करने मतलब पास लाने के लिए ज्यादा मेहनत उसमें करना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा दूरियां हो। ठीक है ना? तो दो पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है तो उसको पास लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगा। ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। जो पार्टिकल ऑलरेडी थोड़ा पास है उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और जो बहुत पास है जिसमें स्पेस है ही नहीं तो उसके लिए क्या मेहनत करना। तो इसमें हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट मींस कि सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है, और लिक्विड जो होता है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है। और गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। याद रखना, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है ना? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसका मतलब इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसको हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा करके इसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर, जितना पार्टिकल दूर रहेगा उतना ही ज्यादा प्रेशराइज तुम कर सकते हो, जितना पार्टिकल पास रहेगा उतना ही कम प्रेशराइज तुम कर सकते हो। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात है, हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से जो गैस होते हैं उसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। पढ़े होगे? तो गैस जो है उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। क्या करके? कंप्रेस करके। आपने नेचुरल गैस का नाम सुना होगा, आपने नेचुरल गैस का नाम सुना होगा। नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? मीथेन गैस होता है। उसमें हालांकि और भी गैस होते हैं लेकिन मेन कंपोनेंट जो है उसका मीथेन गैस है। जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर में जो है, एलपीजी सिलेंडर में एक्चुअली वो पेट्रोलियम गैस है और उसमें ब्यूटेन रहता है फ्यूल के तौर पे, चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो या आइसोब्यूटेन हो। तो एलपीजी में ब्यूटेन होता है जैसे मेन कंपोनेंट, और भी कई सारे चीज होते हैं थोड़े बहुत अमाउंट में, लेकिन मेन कंपोनेंट होता है। उसी तरह से नेचुरल गैस में मीथेन होता है। तो नेचुरल गैस को हम लोग व्हीकल में एज अ फ्यूल कैसे यूज करते हैं? सीएनजी के तौर पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि उस नेचुरल गैस को हमने क्या किया? कंप्रेस किया। इससे क्या पता चलता है कि गैस को
कंप्रेस किया जा सकता है और तब उसको हम यूज करते हैं। उसी तरह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एक्चुअली इसका नाम पेट्रोलियम गैस है, लेकिन इसको वही बात किया गया है, हाई कंप्रेस करके, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो दैट्स व्हाई दिस पेट्रोलियम गैस बिकम्स एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस को लिक्विफाई क्यों किया जाता है, समझ में आया ना? क्योंकि उसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसके दूर दूर वाले पार्टिकल को पास लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये था कंप्रेसिबिलिटी की बात। अब मैं बात करता हूं कंप्रेसिबिलिटी से हटकर थर्मल एक्सपेंशन की बात करता हूं। तो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, इसका सॉलिड का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है, सबसे लो होता है सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है उसको समझो पहले, फिर मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जिस प्रॉपर्टी की वजह से किसी सॉलिड में जब आप हीट करते हो ना तो वो एक्सपैंड होता है। जैसे सॉलिड को आप हीट करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड में पार्टिकल पास है और लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर हो गया, मतलब क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो अब एक बात बताओ, सॉलिड में ज्यादा एक्सपेंशन होता है कि लिक्विड में कि गैस में? ऑफ कोर्स गैस में ऑलरेडी पार्टिकल दूर है, अगर थोड़ा भी हीट मिलेगा तो गैस और ज्यादा दूर चला जाएगा। हीट का काम क्या है, पार्टिकल को दूर ले जाना, प्रेशर का काम क्या है, पार्टिकल को पास लाना। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा अभी, जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल क्या होता है, दूर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब हीट अप्लाई करने पर अगर पार्टिकल दूर चला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो बताओ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है सॉलिड में ज्यादा होता है कि कम? बहुत कम होता है, क्योंकि सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो लिक्विड में आता है, यानी कि सॉलिड में क्या था, पार्टिकल पास था, तो एक्सपेंशन क्या हुआ, बहुत कम हुआ, है ना। ज्यादा हीट देने पर कम एक्सपेंशन हुआ। लिक्विड में क्या हुआ, हीट थोड़ा दिए तो ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, मतलब गैस बन गया, और जो गैस ऑलरेडी था जिसमें पार्टिकल दूर थे उस तो और ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा ना। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट देने पर कितना पार्टिकल एक्सपेंड हुआ है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होता है, गैस में। थोड़ा भी हीट देने पर पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है। सो हम कह सकते हैं द गैसेस हैव ग्रेटर थर्मल एक्सपेंशन वैल्यू एंड द सॉलिड्स हैव लेसर थर्मल एक्सपेंशन वैल्यू। और जो लिक्विड होता है हमारा उसमें मॉडरेट होता है, सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंशन होता है और गैस से कम एक्सपेंशन होता है। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है थर्मल एक्सपेंशन में? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, थर्मल एनर्जी। जैसा कि अभी हमने बोला थर्मल वर्ड जहां भी आएगा हीट समझना है। क्या समझना है, हीट समझना है, ठीक है ना। तो थर्मल, एक सेकेंड, बैटरी अभी लो हो रहा है, मैं बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। सो अब हम लोग बात करेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में। अगर हम बात करें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के बारे में, तो थर्मल एनर्जी की जो वैल्यू होती है सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस की अगर मैं बात करूं तो जो थर्मल एनर्जी की वैल्यू होती है वो सॉलिड में कम होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि थर्मल एनर्जी क्या करता है, पार्टिकल्स को दूर करने का काम करता है। तो पार्टिकल्स दूर कहां होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में? ऑफ कोर्स गैस में पार्टिकल ज्यादा दूर होते हैं, तो वो ज्यादा थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए रहता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैस में थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होता है। सो थर्मल एनर्जी जो है गैस का, थर्मल एनर्जी जो है गैस का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और सॉलिड का थर्मल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। और लिक्विड का क्या होगा, थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड, ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, ठीक है ना, लेस देन गैस। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी का भी लेना देना इंटरमोलिकुलर फोर्स से है। जिस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका थर्मल एनर्जी कम होगा, जिस पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसमें थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होगा, जिस पार्टिकल के बीच में थर्मल एनर्जी मॉडरेट होगा उसमें थर्मल ये फोर्स मॉडरेट होगा उसमें थर्मल एनर्जी भी मॉडरेट होगा, जिस पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा उसमें थर्मल एक्सपेंशन लो होगा। थर्मल एक्सपेंशन इसमें ज्यादा था, मैक्सिमम था, और इसमें मॉडरेट था। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड हार्ड होता है और जैसा कि हमने बताया था इनकम्प्रेसिबल भी होता है, लेकिन कुछ सॉलिड होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, उसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। जैसे कि ये सॉफ्ट सॉलिड है, ठीक है। तो कुछ सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ ज्यादातर हार्ड होते हैं, ठीक है। ये अगर बात की जाए तो लिक्विड सॉफ्ट होता है और गैस तो सॉफ्ट होता है, ये बता चुका हूं मैं पहले ही। अब ध्यान से सुनना,
कंप्रेसिबिलिटी की बात हो चुकी है। हाँ, फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं, FLUIDITY। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो करने की एबिलिटी। फ्लो मतलब बहना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो हम लोग तो पढ़ते हैं ना कि सॉलिड का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तो मूव करता ही नहीं है, ये एक ही जगह पे रह करके वाइब्रेट करता है। तो हम लोग सॉलिड को फ्लूइड नहीं कह सकते हैं, हम लोग सॉलिड को फ्लूइड नहीं कह सकते हैं। लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है, और गैस की अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ट फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट किस में होता है? ऑफ कोर्स गैस में होता है। तो गैसेस आर सेड टू बी द बेस्ट फ्लूइड। और क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, और इसमें पार्टिकल जो होता है वो मूव करते हैं लेकिन उतना ज्यादा फास्ट नहीं करता, लेकिन ये भी फ्लूइड है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसके सॉलिड के पार्टिकल में वो मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड में ग्रेटर देन सॉलिड यानी कि मॉडरेट होता है, ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस होगा, मॉडरेट होगा। और इसमें क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस वाले पार्टिकल में क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई बात है। अब मैं अगर बात करूं फ्री सरफेस की, फ्री सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड्स हैव मेनी फ्री सरफेसेस, मेनी फ्री सरफेसेस। ठीक है ना, बहुत सारे फ्री सरफेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द सॉलिड, शेप पे डिपेंड करता है। जैसे सोचो अगर आपका क्यूबॉइडल, अगर कोई हमारा जो सॉलिड है वो क्यूबॉइडल शेप का है तो उसके कितने सरफेस को आप टच कर सकते हो? पहले तो हम लोग बात करेंगे फ्री सरफेस होता क्या है, फिर हम बात करेंगे सॉलिड के पास कितना है, लिक्विड के पास कितना है, गैस के पास कितना है। तो फ्री सरफेस का मतलब होता है द सरफेस विच इज टचेबल, जो सरफेस को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस। तो सॉलिड में, सॉलिड का शेप तो अलग अलग टाइप का होता है, किसी का क्यूबिकल होता है, किसी का क्यूबॉइडल होता है, किसी का कोनिकल होता है, अलग अलग तरह के शेप होते हैं। तो सॉलिड के पास कई सारे शेप है, इसीलिए कई तरह के फ्री सरफेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। ठीक है, समझ में आ गई बातें। लेकिन लिक्विड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिक्विड को एक कांच के ग्लास में रख देता हूं या किसी भी ग्लास में, तो उसको मैं कहां से छू सकता हूं? ग्लास को उठाऊंगा तो लिक्विड तो पकड़ में नहीं आएगा ना, तो लिक्विड को केवल ऊपर से टच किया जा सकता है। यानी कि लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस। कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, ओनली वन फ्री सरफेस, ओनली वन फ्री सरफेस होते हैं। ठीक है ना, किसके? लिक्विड के। और वो कौन सा होगा? अपर सरफेस। जबकि सॉलिड के बहुत सारे फ्री सरफेस होते हैं और वो डिपेंड करता है उनके शेप पे। गैस के कोई भी फ्री सरफेस नहीं होते हैं, नो फ्री सरफेस। ठीक है, नो फ्री सरफेस। कॉज, कारण क्या है इसका? गैस को हम टच नहीं कर सकते, गैस को हम छू नहीं सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ्री सरफेस उसको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते थे। ठीक है, तो ये थे मेनली फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे इसको, और कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।